हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड साथ ही साथ किसी अदर एग्जाम्स के लिए भी आप जाते हो तो फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसा पार्ट है जो आपके एग्जाम के उस सिलेबस में जरूर होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो के साथ हूँ। एंड फ्रेंड्स, वन थिंग इम्पॉर्टेंट, ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, आपको सेकेंड पार्ट में भी मिलेगा इस वीडियो का और कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ में, एंगलर जोन के साथ में। और जो इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे एपोस्ट्रोफी, एलिट्रेशन, साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट मेटोनोमी एंड पैराडॉक्स, पर्न, एपिग्राम, इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इस सेशन में, उनके एग्जाम्पल्स के साथ में। आपको कोई भी डाउट्स होगा आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसका इंग्लिश लिटरेचर में या किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज में, जिनमें किस तरीके से इसका यूज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो फिगर ऑफ स्पीच इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन एन अनयूजुअल और फिगर्ड वे टू प्रोड्यूस अ स्टाइलिस्टिक इफेक्ट। यस, ओवरऑल क्या मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच का इंग्लिश लिटरेचर में, किसी भी पोएटिक कॉम्पोजिशन या किसी भी लाइन में इसको यूज करने का। दिस इज अ काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस जो भी किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपकी हो लैंग्वेज, आप अपने मदर टंग या किसी भी वर्ड की जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, अपने पोएटिक या अपने लाइन्स लिख रहे हो, ये अनयूजुअल वे होता है एंड इट इज द फिगर्ड वे, प्रॉपर फिगर्ड वे टू प्रोड्यूस स्टाइलिस्टिक इफेक्ट of that work or of that sentences of or that poetic composition। किसी भी poetic composition, किसी भी sentence को स्टाइलिस्टिक वे में प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है और जो उसमें लैंग्वेज, जो उसमें आप फिगर, जो उसमें फ्रेजेस या वर्ड्स यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड लिटरेरी डिवाइस और अ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच, वो है एलिट्रेशन। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की बात करते हैं तो एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। ब्यूटीफुल बार्बर, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, ब्यूटीफुल बार्बरा बोस्टेड अबाउट हर ब्रेवरी। यस, दिस इज द एलिट्रेशन। क्या होता है कि ये रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड, जो बिगिनिंग जो साउंड, जैसे यहाँ पे बात हो रही है ब्यूटीफुल, बी की बात हो रही है, बी इज द साउंड और बी इज द सिलेबल जिसका रिपीटेशन हो रहा है इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में। और यहाँ पे ब्यूटीफुल बार्बरा बोस्टेड अबाउट हर ब्रेवरी। एंड ऑल्सो सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। हेल्पफुल हैरियट हैप्पीली हेल्प दी होमलेस हॉर्सी। यस, ये भी बहुत, क्योंकि यहाँ पे एच का जो है, एच साउंड या जो बिगिनिंग साउंड है इस सेंटेंस का, उसका रिपीटेशन लगातार इसके आस पास के वर्ड्स में हो रहा है, नेबरिंग वर्ड्स की बात हो रही है। एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड of neighboring words, that is called alliteration in figure of speech. Next important figure of speech we have, that is anaphora. Anaphora is the repetition of the same word or phrase at the beginning of a successive clauses or verses। जो भी यहाँ पे होते हैं, जो repetition होता है, anaphora is related to alliteration, but इसका यहाँ पे एलिट्रेशन में एक साउंड का जो रिपीटेशन बार बार होता है, बट यहाँ पे सेम वर्ड या फ्रेज का वो होगा, रिपीटेशन होगा ऑफ द सक्सेसिव क्लॉज और वर्ड्स में। जो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, वी शैल नॉट फ्लैग और फ्लेल, वी शैल गो ऑन टू द एंड, वी शैल नेवर सरेंडर। ये विंस्टन चर्चिल का ये कोटेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वर्ड की बात हो रही है, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज। यहाँ पे वी शैल का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, सेम सेंटेंस में नहीं, उसी सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस में, आगे वाला जो सक्सेसिव क्लॉज है, जो उसी से रिलेटेड है क्लॉज या वर्ड्स, उसमें बार बार यहाँ पे वी शैल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो एग्जाम्पल इसका है, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज in the wrong place at the wrong time on wrong day। यहाँ पे wrong word का यूज हो रहा है। सो एलिट्रेशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे साउंड या आपका सिलेबल जो होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है, वो बार बार रिपीट करता है सेंटेंस में। बट एनाफोरा की बात करते हैं तो वहाँ पे सेम वर्ड का जो होगा, वो फ्रेज होगा, वो बिगिनिंग का जो वर्ड होगा वो रिपीट करेगा यहाँ पे क्लॉजेस में या
सेम सेंटेंस में बार बार उसका यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। एंड यहाँ पे जैसे सेकंड एग्जांपल में की हम बात करें तो यहाँ पे आई वाज इन द रॉन्ग जो वर्ड है इसका बार बार यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है सेम सेंटेंस में, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एसोनेंस। एंड एसोनेंस का जो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में हम इसको समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, इसका डेफिनेशन जो है, एसोनेंस इज अ रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स not just letters in words that are close together. The sounds don't have to be the beginning of the word. Yes, यहाँ पे जो बात हो रही है जैसे आपने alliteration में देखा था तो वहाँ पे था कि beginning में जो word होता है उसका repetition बार बार होता है, but assonance पे ये बात हो रही है repetition of vowel sound। यहाँ पे vowel A I E O U ये जो vowels हैं English literature के उनके sounds का यहाँ पे repetition होगा, जहाँ पे जो उसके क्लोज्ड वर्ड्स होंगे उसके साथ में रिपीटेशन होगा। एंड जरूरी नहीं है कि इसका जो वर्ड है उसका रिपीटेशन जो स्टार्टिंग का वर्ड है उसी से हो। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियरली समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास यू का, अगर हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, यू एग्जांपल में ले रहे हैं, अनसर्टेन रसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टेन। यस, यहाँ पे यू वर्ड का, यू जो वर्ड है जो यहाँ पे सिलेबल है, यहाँ पे अनसर्टेन में भी यूज हुआ, रसलिंग में भी यूज हुआ, पर्पल में भी एंड कर्टेन में भी ये इसी चीज का यूज हो रहा है। सो यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन द नेबरिंग वर्ड्स, जो क्लोज वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में, उसके क्लोज वर्ड्स में आप रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स का अगर यूज देखते हो, यहाँ पे रिपीटेशन देखते हो, देन दैट इज द called assonance and figure of speech. And another example हमारे पास है जो कि E का यहाँ पे यूज हो रहा है, therefore all seasons shall be sweet to thee। कॉलरिज का ये है, E का यहाँ पे जो यूज है वो बार बार सेंटेंस में हो रहा है, इस वर्ड में हो रहा है, इस सेंटेंस में हो रहा है, एंड therefore में सीजन्स में हो रहा है, बी में हुआ, स्वीट में हुआ एंड डी में हुआ। सो जो नेबरिंग वर्ड्स हैं, जो क्लोज वर्ड्स हैं, इसके जो क्लोज टुगेदर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, ऑल देयर शुड बी द यूज ऑफ द vowel sounds in the, if we have the example, if we have the sentence of assonance। next important figure of speech की अगर हम बात करें तो that is antithesis। antithesis is the example we have here। antithesis emphasizes the idea of contrast by parallel structures of contrasted phrase or clause। the structures of phrase and clause are similar in order to draw the attention of the listener और रीडर्स। यहाँ पे है एंटीथेसिस, एंटी का मतलब आप समझ ही सकते हो, इट शुड बी कंट्रास्टेड और अगेंस्ट। द आइडिया ऑफ कंट्रास्ट बाय पैरेलल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंस्ट्रक्टेड फ्रेजेस और क्लॉज। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं। एंड एग्जाम्पल है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये देखिए यहाँ पे बात हो रही है जैसे जो हम एक सेंटेंस होगा उसको एंटिक करता हुआ, उसको कंट्रास्ट करता हुआ, उसी में दूसरा फ्रेज एक एड ऑन हो जाएगा या दूसरा क्लॉज एक एड ऑन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं एंटीथेसिस। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, या गिव एवरीवन दाई ईयर बट फ्यू टू दाई वॉइस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। एंटीथेसिस में जो एम्फोसाइज करना है वो आइडिया ऑफ कंट्रास्ट बाय पैरेलल स्ट्रक्चर। जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगे, जो सेंटेंस होगा वो एक दूसरे से पैरेलल होगा, बट एक आइडिया को या एक फ्रेज को दूसरा फ्रेज कंट्रास्ट करेगा, एक वर्ड, एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस कंट्रास्ट करेगा सेम सेंटेंस में और फ्रेज में और कंट्रास्ट और क्लॉज में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इसका जो डेफिनेशन है एपोस्ट्रोफी का, डायरेक्टली एड्रेसिंग टू अ नॉन एक्जिस्टेंस पर्सन और इनएनिमेट objects as though it were a living being। yes, important thing ये है apostrophe में, ये this is a kind of address to the non existent person, जो available नहीं है, person non exist है, जो अस्तित्व में नहीं है, means जो जा चुका है, या उस object का को ऐसे यूज करेंगे, ऐसे बोला जाएगा जैसे इट वर अ लिविंग बीइंग, ये एक जीता जागता इंसान है। एन एग्जाम्पल हमारे पास है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, मिल्टन की है, और दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट वो है दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन के ऊपर ये
कहा गया है, मिल्टन के ऊपर ये वर्ड बोला गया। और एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल यहाँ पे, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। डेथ इज नॉन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसको देखा नहीं जा सकता है डेथ को, बट इससे बोला जा रहा है कि वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारी डोर कहाँ है। सो इसको एक तरीके से लिविंग बीइंग की तरह इसको जो एड्रेस किया जा रहा है, दैट इज द नॉन एग्जिस्टेड पर्सन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज कैसमस। एंड कैसमस की बात करें तो कैसमस इज अ rhetorical device in which two or more clauses are balanced against each other. Yes, यहाँ पे दो क्लॉजेज होंगे एक सेंटेंस में जो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, बट वो बैलेंस्ड वे में होंगे, एक को दूसरा जो है वो fulfill करेगा, and by the reversal of their structure in order to produce an artistic effect. Yes, एक सेंटेंस है उसको वो कंट्रास्ट करता हुआ, उसको वो बैलेंस करता हुआ, एक दूसरे के वो अगेंस्ट होते हुए भी उस फ्रेज का, उस सेंटेंस का पूरा जो मीनिंग होगा वो दोनों क्लॉजेस के साथ में ही कंप्लीट होगा, एंड दे आर दी thing that is called chiasmus in figures of speech. An example के थ्रू हम इसको समझते हैं. The most famous chef said, people should live to eat, not eat to live. Yes, लोगों को जीने के लिए वो होना चाहिए, live to eat means जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, एक फेमस शेफ ने बोला है। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, दो यहाँ पे क्लॉज हैं, दो फ्रेजेस हैं, जैसे उनको एक दूसरे के अगेंस्ट हैं बट एक दूसरे को वो फुलफिल कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, और आर यू ब्यूटीफुल बिकॉज आई लव यू। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम सुंदर हो, या तुम सुंदर हो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये एक दो सेंटेंस देखिए, दोनों का मीनिंग बहुत ही डिफर हो गया है, बट दोनों एक दूसरे को एक सेम सेंटेंस में डिफरेंट क्लॉज के थ्रू एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, बट ऑन द सेम टाइम्स दे आर बैलेंसिंग दैट सेंटेंस, दैट मीनिंग इन दिस एग्जाम्पल ऑफ कैसमस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स की बात करें, क्लाइमैक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सक्सेसिव वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जैसे नीचे से बढ़ते हुए क्रम में होता है, एंड जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं या क्लॉज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, सो दैट इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ stylistic sense in that sentence. Example हमारे पास है, look up in the sky, it's bird, it's plane and it's Superman. Yes. Next example है, let a man acknowledge his obligations to himself, his family, his country and his God. Himself का मतलब पहले खुद को देखो, फिर आप फैमिली को देखो, फिर कंट्री को देखो, फिर अपने परमात्मा या अपने ईश्वर को देखो। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर्स में वर्ड्स और फ्रेजेस को अरेंज किया गया है बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस to give a proper meaning to that sentence. This is called climax in English, in a figure of speech we have. And friends, consonance is a literary device that refers to the repetition of the same consonant sounds in a line of text. यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, कॉन्सोनेंट्स जो है ये रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो रिपीटेशन होता है किसी भी लाइन, किसी भी टेक्स्ट में। इससे पहले हमने जो बात की थी, एसोनेंट्स की बात की थी, जिसमें वोवल साउंड का जो होता है वो रिपीटेशन होता है, बट कॉन्सोनेंट्स में जो कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी जितने लेटर्स हैं इंग्लिश आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी उनका जो भी रिपीटेशन होता है किसी भी सेंटेंस में, वो बोले जाते हैं कॉन्सोनेंट्स फिगर ऑफ स्पीच। एंड द फोकस इज इन द यूज ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज ऑन द साउंड मेड बाय कॉन्सोनेंट्स। जो भी साउंड उसमें जो होता है किसी भी सेंटेंस में, जो भी कॉन्सोनेंट्स उस साउंड को क्रिएट करते हैं, उस पर फोकस पूरा होता है
और उसी के थ्रू हम उसको पहचानते हैं कि दैट दिस इज द कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। बी का जो वर्ड है, जो बी वर्ड है, इसका बार बार यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज हो रहा है एंड बी इज अ कॉन्सोनेंट, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज यूफेमिज्म। Euphemism is a polite expression used in a place or words or phrase that might otherwise be considered harsh or unpleasant. Yes, euphemism is a kind of word जो भी एक expression है, जो ये figure of speech है, इसका use होता है किसी भी word को replace करने के लिए। अगर उस सेंटेंस में कोई हार्ड या अनप्लीजेंट या अनसूदिंग वर्ड्स का यूज करा हुआ है, तो euphemism figure of speech is used to replace that words so that कि वो एक polite expression express कर सके in place of harsh or unpleasant sentence, unpleasant meaning. That's why to give a polite and to give a very normal expression to the sentence that replaced the harsh and unpleasant word is called euphemism in figure of speech. Examples के थ्रू इसको समझते हैं। पास्ट अवे का जो मीनिंग होता है, पास्ट अवे इंस्टीड ऑफ डाइड। यस, डाइड की जगह पे पास्ट अवे जो रिसेंटली यूज करा जाता है या बहुत बारी यूज करते हैं सेंटेंस में, किसी की मृत्यु पे या किसी के मरने पे डाइड की जगह पे आप पास्ट अवे यूज कर सकते हो। पास्ट अवे इज अ यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच। एंड यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल इंस्टीड ऑफ लाई। लाई बोलोगे तो वो डायरेक्ट एक होता है ना, लाई जो झूठा या कार या झूठ बोल रहा है, बट यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। फेरी टेल का मतलब आप मुझे घुमा रहे हो, आप मुझे परियों की कहानी बता रहे हो, जो कि अनरियल होता है, ये इसमें ट्रूथनेस नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, ऑन द स्ट्रीट इंस्टीड ऑफ होमलेस। होमलेस की बात करेंगे तो एक तरीके से बहुत ही सिंपैथेटिक या बहुत ही ज़्यादा एक अनप्लीजेंट हमको फीलिंग देता है, बट ऑन द स्ट्रीट्स की अगर बात करोगे तो इट गिव यू अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द वर्ड दैट इज होमलेस। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हमने इस पार्ट में डिस्कस किया है। प्लीज कनेक्ट रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, बहुत ही जल्द इसके साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज आप मुझे वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप उससे पूछ सकते हो। इसके साथ साथ हम जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच हमने क्लियर कर लिया है, हमने बात कर ली, उससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी सो दैट कि आप उस चीज को अच्छे से समझ सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कनेक्टिंग विद एमराल्ड जोन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।